अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दूसरी एपिसोड में आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किन स्किल्स की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो आइए जवाद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में आए और पिछले प्रोग्राम में भी आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। अच्छा, अब जो अगला हमारा मरहला है, एक बंदे ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में से पता चल गया, स्टॉक मार्केट के बिजनेस के बारे में पता चल गया, अब वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या होगा? यही तो सबसे ज़रूरी स्टेप है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे दोबारा बुलाने का। मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूं जो इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि वो और पसंद करेंगे और कमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं फर्दर उनके माइंड में वो पूछेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का प्रोग्राम है, आपको एजुकेट करने के लिए है। इसीलिए आबिद भाई ने भी ज़हमत की है, मैं भी इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब हम शुरू करते हैं जी। पहला सवाल आपका, जैसे कहते हैं पहला तीर, कि किस तरह इन्वेस्ट किया जाए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसका? सर, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि बुनियादी मालूमात बंदे को ले लेनी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। उसके लिए बिल्कुल फ्री मेरा भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उस प्रोग्राम का नाम है। उसकी मैं PSX का ऑफिशियल स्पीकर भी रहा हूँ। हमने उसके कंडक्ट किए हैं प्रोग्राम मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में जाके, मुख्तलिफ़ जगह पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए। तो उसमें तकरीबन 200 वीडियोस पड़ी हुई हैं, 5 से 7 मिनट का एक वीडियो की ड्यूरेशन है। वो आप देखेंगे तो बुनियादी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी समरी हम यहाँ बयान करेंगे। जो आपका सवाल है कि एक तो आपने वो इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बाद आप 2 अखबारें मैं रिकमेंड करता हूँ। उनमें बिल्कुल छोटा सा एक कॉलम होता है, लोग डर जाते हैं अखबार से, पूरी अखबार नहीं पढ़नी। न्यूज़ का बिज़नेस पेज ले लें और द न्यूज़ या और बिज़नेस रिकॉर्डर, ये डेली कवर करती हैं स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी को। उसको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अफोर्ड नहीं करते अखबार भी इवन ख़रीदनी, तो आप उसको ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल होती है। उससे आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये हो क्या रहा है। जब आपने बेसिक उस चीज़ को टच कर लिया, आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली, तो फिर आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना है। अच्छा, ब्रोकर हमने जो लास्ट टाइम बात की वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है जी। तो इसमें मेरे ख्याल में फिर पहला स्टेप तो ये है कि ब्रोकर की सिलेक्शन करनी है। तो एक अच्छा ब्रोकर हम कैसे सिलेक्ट करें? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली लोगों को कहता हूँ कि 90% ब्रोकर जो हैं वो अच्छे ही हैं, बुरा ब्रोकर कोई भी नहीं है। जो ब्रोकर आपको सूट करता है, अब वो सूट करने का मतलब ये है कि एक आदमी है उसने 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और एक आदमी है उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। अमूमन जो बहुत बड़े और मशहूर ब्रोकरेज हाउस हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो 1 लाख वाला क्लाइंट उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो वो इतना ज़्यादा उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ब्रोकर सारे के सारे रेगुलेटेड हैं बाय PSX। उनको जैसे स्टेट बैंक, जैसे ये बिल्कुल सवाल को मैं यूँ समझूंगा जैसे एक आम आदमी को समझाने के लिए कि किस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि जिस बैंक में आप कंफर्टेबल हों। अगर HBL का मैनेजर आपका थोड़ा सा वाकिफ़ है, या अस्करी बैंक का मैनेजर है, या किसी भी बैंक का थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हैं, आपके बिल्डिंग उनकी पसंद है, उधर स्टाफ के साथ आपको लगता है कि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंफर्ट जोन को देखें, आप उस कंफर्ट जोन को देखें। कोई ब्रोकर भी ऐसे नहीं है कि बगैर डॉक्यूमेंटेशन के वो इलीगली बैठ के वही काम कर रहा है। वो लीगल होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसका हर ब्रोकर का एक कोड होता है जो और आपको PSX की साइट पर, मज़े की जो बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था और इसमें भी मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा बता देता हूँ, www.psx.com.pk पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर तमाम ब्रोकर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर अवेलेबल हैं। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि मेरा ब्रोकर रजिस्टर्ड और ये वाकई ब्रोकर भी है, ये सिर्फ खुद को ब्रोकर कह रहा है, तो वो आपको PSX की साइट से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको खुद सर्च नहीं हो रही तो आप उस बंदे को कहें आपको सर्च करके स्क्रीनशॉट भेजें। तो वो पहली तो ये बड़ा एक आसान तरीका है ढूंढने का, ब्रोकर देखने का। जी। चले, ब्रोकर हमने सेलेक्ट कर लिया, अब अच्छा इसका कोई अकाउंट मेरा बनेगा जो भी, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर जाता हूँ? जी बिल्कुल, आपका अकाउंट बनता है। अब अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, एक फॉर्म को आप फिल करते हैं, अपनी बुनियादी इन्फॉर्मेशन देते हैं, नेक्स्ट टू किन
उसके अंदर देते हैं खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ माई डेथ कि ये बंदा मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, ये नेक्स्ट मेरा जो है वो सक्सेसर है। उस तरह आप वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मस्ट कर दी है, तो वो आप उसी तरह थंब अपना जो है उसको वेरीफाई करेंगे और अपनी बुनियादी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका ईमेल अगर अकाउंट है, और आपका ख़ास तौर पे पर्सनल मोबाइल नंबर। अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूँ, क्योंकि आपने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी वो शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है कि अब हर ट्रांजैक्शन जो आपकी होती है, मसलन आप 100 शेयर या 500 शेयर की लॉट किसी शेयर की ख़रीदते हैं, तो वो आपको दो तरफ से SMS आती है। एक नेशनल क्लियरिंग की तरफ से जो सरकारी SMS है, जो गवर्नमेंट के आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई है, और दूसरी ब्रोकर की तरफ से। यानी हर जो आपका हर सौदा है वो वेरीफाई होता है। अगर गलती से भी कोई आपके फैमिली मेम्बर जो है वो आपके अकाउंट में, उसको आपका पासवर्ड भी मिल गया है, कोई वो बाइंग सेलिंग कर रहा है, तो वो आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन आपको बार बार आ रही है कि ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, इसमें अब अकाउंट ले लिया और बाइंग कैसे शुरू करें? बाइंग भी ब्रोकर के थ्रू होगी या मैं अपने अकाउंट से खुद ही बाय कर सकता हूँ? देखिए, सॉफ्टवेयर एक है जो वो भी PSX का सॉफ्टवेयर है, वो हर ब्रोकर के पास है। आप अपने मोबाइल टेलीफोन में भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, PSX की एप्लीकेशन है। उसके ऊपर आप अपना बिल्कुल ऑनलाइन बैंकिंग की तरह आप अपना जो है वो डालेंगे यूज़र ID, और आप उसके यूज़र ID नॉर्मली आपका अकाउंट नंबर होता है, ब्रोकर का कोड और अकाउंट नंबर दोनों को मिला के एक यूज़र ID बनता है, और पासवर्ड डालेंगे तो आप बिल्कुल जैसे बैंक में पहुंच जाते हैं, आपके सामने टर्मिनल चलने लगेगा, बाइंग सेलिंग की आपको ऑफर्स और बिड्स नज़र आ रही होंगी। तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रीक नहीं हैं, आप पसंद नहीं करते हैं खुद यूज़ करना, तो आप टेलीफोनिकली कन्वेंशनल वे से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं ब्रोकर के दफ्तर में, वो आपका टेलीफोन कॉल लेते हैं और वो आपको बाइंग और सेलिंग आपकी टेलीफोनिकली भी कर देते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि वो चाहे टेलीफोनिकली हो, चाहे वो आप खुद करें, आपको ऑटोमेटिकली SMS मिलते जाएंगे हर ट्रांजैक्शन के। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर कोई बाय मिस्टेक किसी से कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, उसको फिर रिवर्स कर देते हैं। बाय मिस्टेक हो जाए, फर्ज करें बाइंग हो गई है तो उसको सेल कर देते हैं, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा वो मार्जिन होता है वो फिर गलती की कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है, क्योंकि वो अच्छा, ये भी एक मैं और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि टेक्निकल बातें हैं। हर जो ट्रांजैक्शन होती है वो कंप्यूटराइज्ड है। उस ट्रांजैक्शन, जैसे चेक के ऊपर चेक नंबर लिखा होता है ना, इस तरह वो इलेक्ट्रॉनिकली, और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो PSX की सर्वर के ऊपर उनके पास है। किसी भी ब्रोकर से आप ले रहे हैं, जब आप शेयर अकाउंट खोलते हैं तो आपका एक UIN नंबर, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप समझ लें वो स्टॉक मार्केट के लिए आपका शनाख्ती कार्ड है। वो आपको को कार्ड नहीं मिलता, लेकिन वो आपके उसके साथ वो कोड अटैच हो जाता है आपकी ज़िंदगी। आप जहाँ भी ख़रीदेंगे और बेचेंगे, बेशक आप 6 ब्रोकरों के साथ काम कर रहे हैं, वो कोड जो है वो आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा और वो आपकी हर सौदे के ऊपर वो ID आएगी। अगर कोई भी एक इन्वेस्टर है, उसने अब अकाउंट ओपन कर लिया PSX में, और उस अकाउंट में उसे कोई इनिशियल डिपॉजिट करवाना पड़ता है? जी बिल्कुल, बैंक अकाउंट की तरह जब आप अकाउंट खोलते हैं ब्रोकर के पास, तो बेसिकली आपके 2 अकाउंट खुलते हैं। एक आपको कैश नज़र आता है, एक आपको स्टॉक शेयर्स नज़र आते हैं। अब आपने फ़र्ज़ करें एक 5 लाख से अकाउंट खोला, मैं मिसाल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, आपने 1 लाख के कोई शेयर ख़रीद लिए। मैं इस वक्त मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, ये कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा शेयर। मसलन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, आपने 1000 ले ली, 100 रुपये के अराउंड, वो 105-6 इधर होवर करता है शेयर, तो वो 1,06,000 रुपये के आपने शेयर ले लिए। उसमें कोई 70-80 रुपये को कमीशन भी अंदर से ऐड हो जाएगी उसके अंदर। अब आपका अकाउंट जब आप स्टेटमेंट खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा 4 लाख में उतने हज़ार जो बकाया हैं, या 3,96,000, 95,000 और इतने शेयर आपके। जब आप उसे जैसे ही वापस बेचेंगे, फ़र्ज़ करें आपने उसे 1 रुपये में प्रॉफिट पे बेच दिया, तो वो 1,000 रुपये आपके अकाउंट में सारा क्रेडिट हो जाएगा और आपको वो कैश नज़र आएगा। अब अगला आपका क्वेश्चन जो है वो होगा कि मैं पैसे उसमें से निकालूं और डालूं कैसे। तो वो आजकल ऑनलाइन भी लोग प्रेफर करते हैं। वो लाइक बैंक की किसी वक्त भी डिपॉजिट कर सकते हैं और उसमें, जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको, अपने अकाउंट को, और अपने ब्रोकर से अगर आप फिजिकल चेक लेना चाहें कन्वेंशनल वे से, तो वो चेक भी बन जाता है। तो ये दोनों वे से उसको इन और आउट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें अब बताएं कि डेली ट्रेडिंग करना ज़रूरी है?
अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। देखें, ये डे ट्रेडिंग जो है ना, ज़ाती इसके तौर लिए पे टर्म यूज़ की जाती है? जी बिल्कुल, इसको डे ट्रेडिंग, देखें ट्रेडिंग की बहुत सी इकसाम है, बाकियों की तरफ हम बाद में आएंगे। डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, BTST है, आपकी फ्यूचर के ट्रेड्स हैं, और बहुत सी इसमें इकसाम हैं। लेकिन मैं 3-4 से आगे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद अपने व्यूअर्स को कंफ्यूज करना नहीं है कि इसको हम इतना मुश्किल कर देंगे उन्हें बात ही ना समझ आए, और वो वैसे भी गैर ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना, वो टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, कि आपको फैसला करने के काबिल नहीं रहते। तो हमने इसको इतना मुश्किल नहीं करना आपके लिए। डे ट्रेडिंग के बारे में जी जितनी भी स्टॉक मार्केट पे अच्छी किताबें हैं, वो एक बात कहते हैं, डे ट्रेडर ऑलवेज लूज़र। और मैं खुद भी पर्सनली ये बात कहता हूँ कि डे ट्रेडर जो है वो कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डे ट्रेडिंग करें ही ना। देखें, ट्रेड अगर आपको मिल रही है विद इन अ डे, फ़र्ज़ करें आपने कोई शेयर ख़रीदा, 100 रुपये पे ख़रीदा, आपको 1 रुपया उसके पीछे या 2 रुपये मिल रहा है, 1% अ डे इज़ अ ह्यूज मार्जिन। देखिए ना, अगर 1% आप तो महीने का 30% कमाएंगे, इट्स वेरी गुड रिटर्न। तो आपको ज़रूर वो ट्रेड करनी चाहिए। मैं बहुत बार बेच देता हूँ, लेता हूँ, 2 घंटे बाद मुझे लग रहा है तेज़ी आ रही है, मैं बेच के फिर पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, कोई और चीज़ ले लूँगा। लेकिन ये पहले ही सोच लेना कि मैंने इसे 3 घंटे के अंदर ही फ़र्क करना है, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और इससे क्या होता है, इससे ही 99% लोग मार्केट में लूज़ करके निकलते हैं। यानी आपका अगला सवाल होना चाहिए कि ये लूज़ क्यों करते हैं। ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसके ऊपर हम उस पर ये बात करेंगे कि जो लोग फेल होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अर्निंग में फेल हो जाते हैं, वो क्यों करते हैं। ये नेक्स्ट चलिए इसको फिर नेक्स्ट प्रोग्राम पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये यहाँ से याद रखिएगा कि इसका डे ट्रेडिंग का हवाला मुझे दीजिए। जी बिल्कुल, ये देंगे हम इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कि एक आम बंदा, कोई एक आम पाकिस्तानी है जिसको बिज़नेस की कोई इतनी ज़्यादा नाउ हाउ नहीं है, वो इकोनॉमी को इतना ज़्यादा नहीं अच्छे तरीके से समझ सकता, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट उसे करनी चाहिए यहाँ? सर, इधर पहले मैं कोट करूँगा पीटर लिंच को, जो कि इंटरनेशनली स्टॉक मार्केट की एक मानी हुई फिगर है। आप गूगल पर जाके पीटर लिंच का नाम अगर करेंगे, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, अमेरिका का बहुत बड़ा फंड है जिसका वो फंड मैनेजर रहा, और 13 साल तक उसने तकरीबन जो है 30% के करीब रेट ऑफ रिटर्न प्लस माइनस जो है उस फंड को दी। इट मीन अमेरिका में 13% जो है 30% रिटर्न इज़ अ ह्यूज रिटर्न, क्योंकि उनकी मार्केट्स में 8-9-10% भी बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है। पाकिस्तान में तो 30% इतनी बड़ी रिटर्न नहीं है। वो ये कहता है कि इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज 5 ग्रेडर यू कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट। ये अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, उसमें दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फंड का फंड मैनेजर अपनी ज़ाती किताब में ये बात कह रहा है। अब ये मैंने कोट इसलिए किया कि हम जब तक हमें बाहर से कोट ना मिले ना, हम उसको तस्लीम नहीं कर दें। वो कहेंगे जवाब साहब ने तो उन्होंने तो खुद ही अपने कहनी है बात। ये उनकी कोड है। मैं पर्सनली लोगों को जो अपने प्रोग्राम पे कहता हूँ कि हर वो बच्चा जो 8 जमात में है, 8th क्लास में है, उसको स्टॉक मार्केट को समझना भी चाहिए और उसको स्टॉक मार्केट के अंदर काम भी करना चाहिए, अपने वालिदैन के नाम पे अकाउंट खोल के। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा, वो है एंटन क्रील। एंटन क्रील जो है वो 16 साल की उम्र में इंग्लैंड का वो रहने वाला है। वो 16 साल की उम्र में उसने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू की और ऑब्वियसली अपनी माँ या बाप के नाम के ऊपर उसने उसको अकाउंट को खोला, क्योंकि आपको आईडी कार्ड लाजमी चाहिए होता है 18 साल का। और वो उसकी भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो आज पूरी दुनिया को पढ़ाता है। उसका फ़ायदा ये हुआ, जैसे ही वो ग्रेजुएट हुआ तो गोल्डमैन सैक्स जो बहुत बड़ी एक कंपनी है, उसने उसको इमीडिएटली जो है वो जॉब दे दी। और वो कहता जी मेरे कुछ 50 के करीब क्लास फेलो गए थे, बट मैं ही सिर्फ सेलेक्ट हुआ क्योंकि मुझे पता थी टर्मिनोलॉजीज़। और इमीडिएटली फिर मैं अमेरिका चला गया ट्रेनिंग के लिए, और फिर मैंने एक नाम कमाया और मैं बहुत आगे बढ़ा। तो इसको मैं ये कहूँगा कि आप इसको टीन एज से स्टडी करना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें बेसिक स्किल्स अब एक बंदा आज फैसला करता है, आपका प्रोग्राम देख के वो फैसला करता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको कौन से कुछ स्किल्स एक्वायर करने चाहिए, किन एरियाज़ पे उसे काम करना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, या आप ये कह लें कि उनको किस इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए? सर ये मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं इस सवाल को बड़ा आसान करके कहूँगा कि जैसे मैंने ये बात बार बार मैं भी कह रहा हूँ कि 8th ग्रेडर, वो कह रहा है 5th ग्रेडर।
मैं ये समझता हूँ हर वो आदमी जो परचून की दुकान का हिसाब समझ सकता है ना, वो स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है। यानी परचून की दुकान के ऊपर आम चीज़ें, दालें आ रही होती हैं, आटा आ रहा होता है, इतने का ख़रीदा, इतने का बेचा, इतना रोज़ के रोज़ इतना बिजली का खर्चा महीने में आया ही है, जो उस कैलकुलेशन को समझ सकता है। अब मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए समझें, आप भूल जाएंगे आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। आप ये समझें कि एक ABC ग्रोसरी स्टोर है जिस पे कोई 100-50 आइटम्स मुख्तलिफ सेल होती हैं, तेल हो गया, आटा हो गया, कोई और चीज़ हो गई। अगर आप उसके महीने के बाद में उसके अकाउंट समझ सकते हैं ना, तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अब मैं इसको उससे रिलेट करूँगा, आपका जो सवाल था। अब गवर्नमेंट ने एक और बड़ी अच्छी चीज़ की है कि हर एक जो रिपोर्ट है वो साथ उर्दू में भी अवेलेबल है। यानी पहले ये होता था कि जो स्टॉक रिपोर्ट्स होती थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वो सिर्फ अंग्रेज़ी में होती थी, तो कुछ लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने में, नंबर तो उर्दू और इंग्लिश में इतना ही लिखे जाते हैं, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होती थी। CEO का मैसेज क्या है, क्या चीज़ है। तो अब वो आसानी उस समझे, उसको परचून स्टोर ही समझें। उस परचून स्टोर की जो कारकर्दगी है कि उसने कितना माल बेचा, कितना मुनाफा उसे हुआ, आज वो कहाँ खड़ा है, ये वो फिगर्स हैं जो आपने देखने हैं। अगर आपने शेयर में किसी में इन्वेस्ट करना है, इसमें आप अपनी फैमिली की मदद भी ले सकते हैं। इसमें आपके इर्द गिर्द कोई अकाउंट में आपका रिश्तेदार नौकरी कर रहा है, आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं, यार ये मुझे एनालाइज कर दो बैठ के मेरे साथ ये रिपोर्ट। तो बड़ा आसान है इसको करना। आप एक क्लिक के ऊपर मुफ्त रिपोर्ट आपके अकाउंट में आ जाती है, आपकी ईमेल में, या आप डाउनलोड कर लेते हैं उसे और आप उसे बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन एक नए इन्वेस्टर को किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं आपको यहाँ पे भी मैं कोट इसलिए साथ साथ करता जा रहा हूँ बड़े लोगों को, कि वॉरेन बफेट को मैं कोट करूँगा कि वो कहता है, डू नॉट इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच यू डोंट अंडरस्टैंड। कंपनियाँ दो किस्म की होती हैं, बल्कि होती तो बहुत सी किस्मों की हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आसान करके आप लोगों को बताऊँगा। एक कंपनी होती है सिंगल ऑपरेशन, मसलन बिजली बनाने का कारखाना, हबको है, कैपको है, उनके कोई मुश्किल ऑपरेशन नहीं है, ये बिजली बनाई और बेच दी, उसको एनालाइज करना आसान है। एक होती हैं ऐसी कंपनियां जो कि बहुत सारे काम कर रही हैं, उनका एक टेक्सटाइल विंग भी है, उनका एक नेस्ले हो गया, और वो दूध में भी हैं, वो पानी में भी हैं, वो उसमें भी हैं। बाज़ जो है उनमें से इस तरह है कि वो मुख्तलिफ बिल्कुल ही हट के अपने बिजनेस से, उसको कंपैरेटिवली उस मॉडल को स्टडी करना मुश्किल होता है, उसकी रिपोर्ट को। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं उन्हें मैं मशवरा देता हूं कि वो आसान कंपनी का इंतखाब करें, जो सीधा सीधा काम है, सीधा सीधा एनालिसिस भी उसका आसान है, उसकी लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स भी हैं, फिर मार्केट में वो ब्लू चिप्स में रहें, शुरू में वो मुश्किल चीज़ में ना आए। अब ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ और अपने लिए काम बढ़ाता जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद ब्लू चिप्स पूछेंगे कि वो क्या होती हैं। बिल्कुल, मैं नोट कर रहा हूँ। जनाब आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़, इस ब्लू चिप को हम बाद में बात करते हैं। आपने अभी बताया कि वो अब कंपनी की उनकी फाइनेंशियल शीट्स को मैनेज करे और देखे, और जो कंपनी आसान है उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल। तो बल्कि सॉरी, यहाँ मैं थोड़ी सी आपकी बात कर दूँ, जो उन्हें समझ आ रही है, यानी फिगर्स उनको समझ आ रही हैं कि यार अब बिजली बन रही है, इतने दी बन, मैं पंजाबी में कह देता हूँ कि यार 100 रुपये की बिजली बन रही है, 8 रुपये ना मुनाफा है, 8 रुपये अकाउंट से आ गए, वो सामने बैलेंस शीट बोल रही होती है। जी अच्छा, इसकी ना मैं, आपने जो परचून की एग्जांपल दी, तो इससे मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि अक्सर जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं इस तरह का, उनको एक चीज़ पता होती है कि गंदम की कटाई कब होनी है या चावलों की मूंजी कब कटनी है। तो वो जब उन दिनों में जब माल ज़्यादा होता है मार्केट में, वो उसी वक्त बाय करते हैं। वो आगे कुछ 2-3 माह बाद उसने महंगा होना होता है। जी बिल्कुल। चीनी को उन्हें पता है कि इस मंथ ये महंगी होगी, वो पहले से चीज़ें उठा के रखी होती है। तो इसमें भी कुछ इस तरह का केस होता है। बिल्कुल इसमें सीजनल ऐसे होता है। आप देखें, फर्टिलाइज़र जो है उनका आखिरी क्वार्टर बड़ा हाईली प्रॉफिटेबल होता है। अगर कोई आदमी समझदारी से उसको देख रहा हो, फर्टिलाइज़र की सेल नॉर्मली ज़्यादा होती है सितंबर टू दिसंबर में, ये लास्ट क्वार्टर जो साल का है। तो वो बहुत से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो उसको उस क्वार्टर के अंदर उस शेयर को ख़रीदते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेके मौका देख के उसमें से निकल जाते हैं। यानी आप एक सीजनल काम करते हैं। इसी तरह डिफरेंट गाड़ियों का नॉर्मली जब बूस्ट होता है
तो गाड़ियों का भी जो आखिरी क्वार्टर, जो साल का आखिरी क्वार्टर है, वैसे तो जून होता है क्वार्टर उनका फाइनेंशियल ईयर्स, तो वो भी देखें नवंबर में दिसंबर में जिस बंदे ने गाड़ी लेनी हो ना, उसकी कोशिश होती है कि वो दिसंबर में ना ले, जनवरी में ले, ताकि नेक्स्ट ईयर उसको मॉडल उसका रजिस्ट्रेशन लग जाए और बाद में जब उसने फ़रोख्त करनी है साल 2 साल बाद तो उसको वो एडवांटेज मिले। तो वो पहला क्वार्टर हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है जनवरी से मार्च का, कि लोग रुके हुए होते हैं कि यार जनवरी में गाड़ी बुक कराएंगे। तो ये इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये न समझें कि जो आदमी इन चीज़ों की इतनी निटी ग्रिटी में नहीं जा सकता वो काम नहीं, हर बंदे को इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी और बेसिक नॉलेज से भी काम हो सकता है। ठीक है, तो चलें ये बताएं आप ब्लू चिप क्या है? ब्लू चिप सर उस स्टॉक को कहते हैं कि जो ट्रेड भी बेहतर हो रहा हो और जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी हो। जैसे पाकिस्तान में आपको मिसाल दे दें, ब्लू चिप्स क्या हैं, OGDC इज़ अ ब्लू चिप स्टॉक, PPL इज़ अ ब्लू चिप स्टॉक। आपका एक ज़माने में PTC होता था, लेकिन अब वो प्राइवेटाइज हो गया हुआ है, तो मैं उसको अब इतना मैं ब्लू चिप में नहीं कहूँगा। यानी वो ऐसे स्टॉक्स होती हैं जो सेफ़ होती हैं, स्टेडी होती हैं, सेलेबल होती हैं, डिविडेंड पेइंग होती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होती। मतलब अगर मार्केट बहुत तेज़ होगी तो वो समझेंगे 20-25% चढ़ेंगे, अगर मार्केट बहुत गिरी होगी तो वो इसी तरह 15-20% मैक्सिमम गिरेंगे। तो उनके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कीमत में नहीं होती, वो कम है। हाँ जी, तो जो स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल हैं। तो जो कैपिटल गेन के ख्वाहिशमंद लोग होते हैं वो डिवाइड करके वो ज़्यादा उन स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं कि जिनमें प्राइस की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिले। तो इसलिए ब्लू चिप्स जो स्टॉक है उसमें सब काम नहीं करते। अच्छा, अब लास्ट पे एज ए एक्सपर्ट आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, डे ट्रेडिंग को, या आप कहते हैं डिविडेंड पे ज़्यादा फोकस किया जाए? देखिए सर, डे ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो पर्सनली डे ट्रेडिंग में बिलीव ही नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि डे ट्रेडिंग प्लान करके ना करें, अगर मिल रही है ट्रेड तो ज़रूर करें। मैं स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग होती है 12 दिन 15 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, और 2 महीने भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फिर आगे उसकी कैटेगरीज बन जाती हैं। डे ट्रेडिंग से थोड़ा सा बेहतर मॉडल मैं आपको दे देता हूँ, उससे कहते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। कि आप उसकी जो बेसिकली जो स्टॉक है आपका, आप उसकी ओनरशिप 1 दिन के लिए ले लेते हैं या 2-3 दिन के लिए ले लेते हैं। कि आपने एक ट्रेड पकड़ा, आपने प्लान किया कि यार ये 10 रुपये का ट्रेड है, ये मुझे लगता है कि 12 रुपये तक जाएगा शेयर कंपनी का। हो सकता है वो 3 या 4 दिन में 12 पे चला जाए, हो सकता है वो लगातार 2 दिन के अंदर चला जाए। तो आप उसको बाय टुडे सेल टुमारो कर लें ऑप्शन, और उसमें अपना शेयर कर लें, लेकिन डे ट्रेडिंग की तरफ ना जाए। अच्छा, अमूमन जो मैंने, शायद मेरी इन्फॉर्मेशन इसमें कम भी हो सकती है, मगर मैंने जो सुना है और देखा है, जो लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो किसी ना किसी के कहने पे कर रहे होते हैं। जी सर, बड़ा ही ये क्या मैं कहूँ कि वो टिप कहते हैं जी, कोई टिप दे दे। असल में सर मैं 2 बातें कहता होता हूँ अपने एंटरप्रेन्योरशिप के भी कई कोर्सेज में और जगह भी, कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू द हेवंस, नोबडी वांट्स टू डाई। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। या ये कहते हैं एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबडी वांट टू वाटर द रूट्स, कि दरख्त की जड़ों को पानी कोई नहीं लगाना चाहता। सब चाहते हैं यार फल मेरी गोद में आ गिरे। अच्छा, इस कोशिश के अंदर ये कमज़ोरी, मैं एक और टर्मिनोलॉजी भी यहाँ यूज़ करता हूँ कि जब तक लालची ज़िंदा है ठग भूखा नहीं मरता। अच्छा, लोगों की ये कमज़ोरी जो है ना, जो चालाक लोग हैं बाज़ार में काम करने वाले, वो लोगों की इस कमज़ोरी को बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं कि इन्होंने काम नहीं करना, इन्होंने बैलेंस शीट नहीं देखनी, इन्होंने डीप स्टडी नहीं करनी, इन्होंने जंप करना है। क्विक टिप, जल्दी से फ़ोन किया, आप मतलब आप अभी तक आपकी मेरे से दोस्ती है, जल्दी से मुझे फ़ोन करेंगे, यार जल्दी जल्दी बताओ मैं 10 लाख रुपए के कौन से शेयर ले लूँ। अच्छा, अब पहली बात, मैं एक बार आपसे तो मेरी दोस्ती है, आपको तो शायद मैं कोई मेहनत कर भी लूँ आपके लिए। एक अननोन आदमी क्यों एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, क्यों वो लोगों को मुफ्त बता रहा होगा कि यार ये लो आज, ये लो आज, ये लो। वो खुद ना ले, वो उस वक्त बता रहा होगा जब वो बेच रहा हो। ज़रा बात को समझदारी से समझिए ना। मैंने अगर आज प्लॉट बेचना है तो मैं लेने वाले को चमका कर बताऊंगा। मैंने अगर अपनी गाड़ी बेचनी है, मैं कहूँगा मैं तो चीज़ नहीं लेनी थी इसलिए बेच रहा हूँ, हालांकि वो चाहे ख़राब भी हो गाड़ी। जनरली हमारे लोगों में ये चीज़ है। और अननोन बंदे को कहूँगा यार ये तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही, ये मैंने तो बेचनी ही नहीं थी,
इसी तरह ये जो टिप है ना, आप बड़े ध्यान से समझ लें कि वो बंदा बेवकूफ़ है कि वो आपको बता रहा है और ख़ुद नहीं कर रहा। इसका मतलब है वो शेयर खुद ले चुका है। अब वो ये चाहता है कि ये ऊपर चढ़े, ऊपर की कीमत पे वो लोगों को थमा दे, उसके थोड़े दिनों बाद वो फिर नीचे आए, वो फिर ले ले। इसी तरह आपने कई लोगों को नुकसान करते देखा होगा जब उनकी कहानी सुनी, तो यार मैंने ABC शेयर लिया जी, ये काम चंगा नहीं है, मैं 20 रुपए का लिया जी, तो वो 15 ते आ गया जी, मैं डर के बेचता जी, वो कितने 10 ते ना आ जाए, वो जी फिर 22 रुपए ते चला गया, मैं 22 ते फिर लिया, वो जी फिर उस बार 18 ते आ गया, मैं फिर डर के बेचता। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं होती ना, तो आपका डर होता है। अच्छा, ये तो आप काफ़ी देर से इस नॉलेज को डिस्कस, ये नॉलेज और ये विजडम क्या है, किस चीज़ का नॉलेज होने वाला है? सर बड़ा सिंपल नॉलेज है। मैं वही बात, वो जो परचून की हमने मिसाल दी है, आपने उसकी किताबें देखनी उस है, कंपनी को भी पढ़ना है, कंपनी को ही तो पढ़ना है, मार्केट को तो आपको पढ़ना ही ना। सारी मार्केट तो कोई चीज़ नहीं, मार्केट है क्या बेसिकली? मार्केट है इंडिविजुअल कंपनीज, 500-550 कंपनी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, वो कंपनियां ऊपर जाती हैं तो मार्केट ऊपर। में कुछ 4-5 चीज़ें बताएं जो इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको टिप का लफ्ज़ कभी नहीं टिप आपने लेनी किसी से और मांगनी। और जो आदमी आपको मुफ्त टेलीफोन कर करके कह रहा है कि घर बेच के इस काम में लगा दें, समझ जाएंगे वो आपका कबाड़ा करा रहा है। तो उसकी नीयत हो सकता है बुरी ना हो, वो बेवकूफ़ हो, किसी और का विक्टिम बन रहा हो, लेकिन आपने कभी ऐसे नहीं करना। अच्छा, चंद बुनियादी चीज़ें, ये जो अगला सवाल है आपका, वो मैं इस तरह से लूँगा कि क्या बुनियादी चीज़ें एक इन्वेस्टर को देखनी चाहिए एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? ठीक, यही सवाल है ना आपका। नंबर 1, EPS, अर्निंग पर शेयर। ये हर क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर जो है वो आप बड़े आसानी से 1 मिनट में देख सकते हैं। PSX की वेबसाइट पे भी, PSX डेटा पोर्टल का लिंक भी PSX वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब देखिए, एक सिंपल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जी आप ही का चैनल है, रैबर चैनल है, ये लिस्टेड है, ठीक है ना, हम का तो नहीं कह सकते, रैबर का ही कहना पड़ेगा ना, वो हम वाले नाराज़ ना हो जाए। आपने पहले क्वार्टर में 1 रुपया अर्निंग बनाई, अगले क्वार्टर में आपने 70 पैसे अर्निंग बनाई, तीसरे क्वार्टर में आपने 50 पैसे अर्निंग बनाई, चौथे क्वार्टर में आपने 40 पैसा अर्निंग बनाई। क्या मुझे आपका शेयर लेना चाहिए? क्या आप तरक्की पर हैं? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल डाउन जा। आप इसको उल्टा कर दें, पहले क्वार्टर में आपने 40, दूसरे में आपने 60, तीसरे में आपने 80, चौथे में आपने 1 रुपया। इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग बढ़ रही है, ठीक है। फिर ये देखना है कि बुनियादी तौर पे पिछले कितने सालों से आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, लास्ट ईयर आपने डिविडेंड देते हैं या नहीं देते, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे एक क्लिक के ऊपर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिर वही वाली बात, मुझे तो पका हुआ, मैं बीज लाऊं, छोड़ें सर, मैं पौधे लगाऊं, मैं पानी डालूं, फिर फल खाऊं, नहीं, मुझे जल्दी से टिप दे दें गरम गरम, चाहे मेरा मुँह ही जल जाए। अब सारा दिन लोग इसको काम ये समझते हैं कि लोगों के उनसे टिपे मांगना ये बिजनेस है, जबकि ये नहीं है। आप आराम और सुकून से अपनी स्टडी में बैठें, अपने घर में बैठ के इसको स्टडी करें, आपको सब पता चल जाएगा। जवाब साहब, लास्ट पे एक चीज़ बताएं, ये फुल टाइम बिजनेस है या पार्ट टाइम भी बंदा कर सकता है? ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है और बड़ा मज़ेदार बिज़नेस है। ये ऐसे भी है कि कोई आदमी ये कहे कि जी मैंने हफ्ते में 1 घंटा ये बिज़नेस करना है, और कोई आदमी ये भी समझे कि मैंने रोज़ ही ये 9 to 5 करना है। ये भी अगेन मैं वो जो है आपको पीटर लिंच को कोट करूँगा, वो कहता है कि अगर 2 घंटे हफ्ते में आप स्टडी कर सकते हैं ना, तो बहुत टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली एक फ़ंड मैनेजर 2 घंटे स्टडी नहीं करेगा, वो 10, 12, 15, 20 घंटे स्टडी करेगा, 3-4 घंटे रोज़ स्टडी करेगा। लेकिन फ़ंड मैनेजर ने 100 कंपनियों को देखना है, आपने 100 कंपनियों को नहीं देखना। आपके पास जितना सरमाया है, मसलन आपका सवाल अगर मैं इस तरह से करूं कि जी 1 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर जो है, 5 लाख वाला इन्वेस्टर जो है, जो 2-3 कंपनियों में काम कर रहा है, उसके लिए 2 घंटे बहुत ज़्यादा है। यानी एक ये जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली 5 से 7 मिनट में एक कंपनी को निकाल सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच जवाद साहब, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। तो यूज़र, आज हमने बात की है कि आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम पे हम बात करेंगे
कि मोस्टली लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दूसरी किसी भी स्टॉक मार्केट में काम करते हुए फेल क्यों होते हैं, उनको लॉस क्यों होता है। तो बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं, जवाद साहब उनके ऊपर रोशनी डालेंगे और फिर उन रीज़न्स को जानने के बाद आप उनसे कैसे बच सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करें, कैसे कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे बात करेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, आप इस वीडियो में कमेंट के नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।